विविधता के प्रकार को अब हम लोग देखते हैं कि विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं। विविधता देखा जाए तो पहले धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, भाषागत विविधता है, जातीय विविधता है, जनजातीय विविधता है। तो आपने क्या क्या देखा? धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषागत, जातीय, जनजातीय, इस प्रकार से विविधताएं आपने देखा। धार्मिक स्तर पर विविधता, धार्मिक स्तर पर विविधता को देखें तो आप भारत में देख सकते हैं कि सिख लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन हैं, यस, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, जिसमें बुद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और कई अन्य छोटे छोटे और धर्म को मानने वाले हैं। तो भारत में लगभग बहुत सारी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये भी एक धार्मिक विविधता को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। धार्मिक विविधता के अंतर्गत भारत समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। विश्व के सभी धर्मों का विकास लगभग भारत में ही हुआ। इसी कारण भारत समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त हो गया। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं, उत्साहपूर्वक तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजन आदि प्रचलित हैं। उसी प्रकार मुस्लिम में भी अलग अलग संप्रदाय एवं शिक्षा है। सिख धर्म में भी एक ईश्वरवादी धर्म है, जिसमें एक ही ईश्वर को परम माना गया है। ईसाई धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कैथोलिक है, दूसरे प्रोटेस्टेंट को मानने वाले। इसी प्रकार बहुत जल्दी आता है। उसी प्रकार अन्य धर्म भी बहुत जल्दी जल्दी आए हैं। एक देखा जाए तो एक अन्य धर्म में पारसी धर्म भी आता है। यह एक लघु समुदाय वाला धर्म है, इसमें संख्या लोगों की कम है, जिसका आगमन 8वीं शताब्दी में पर्शिया से हुआ। पर्शिया अर्थात ईरान वर्तमान में। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। इस प्रकार धर्म में विभिन्नता देखने को मिलती है। धर्म में क्या मिलती है? विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं धर्म, धार्मिक स्तर पर विविधता और भारत के अंतर्गत ज़्यादा पाई जाती है। सांस्कृतिक विविधता देखा जाए, सांस्कृतिक विविधता देखा जाए तो भारत के बहुसांस्कृतिक देश हैं, जहाँ के लोग विभिन्न रहन सहन और खान पान है, कपड़ा पहनने का तरीका, यस, खाने पीने का तरीका, उनके अपने रीति रिवाज, त्यौहार इत्यादि मानने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो भारत में देखा जाए तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पर रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के त्यौहार, फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें रीति रिवाज क्या करना है वो सब भी बदल जाता है। ये बिल्कुल भिन्न है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक सांस्कृतिक विशेषता और विविधता भी दिखती है। विशेषता भी है वहाँ की, उस क्षेत्र की, उस समुदाय की, और उसमें विविधता भी दिख रही है। कहीं गणेश पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है तो कहीं दुर्गा पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः ये सभी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हैं। अपने संस्कृति की रक्षा के लिए सारे जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो तत्पर रहते हैं। तो कोई मुहर्रम मनाता है, तो कोई ईद मनाता है, तो कोई गुरु पर्व मनाता है और कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को लेकर मानते हैं और उससे रिलेटेड धर्म विभिन्न पर्वों को बनाते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारा संविधान भी इन्हें इसकी इजाज़त देती है। अतः भारत संस्कृति को पूरे विश्व में जाना जाता है और इस प्रकार से भारत देश एक सांस्कृतिक विविधता का देश बन जाता है। भाषागत विविधता, भारत में लगभग देखा जाए तो 3000 भाषाएं हैं छोटे छोटे स्तर पर, और ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 20-20 किलोमीटर में भाषा में परिवर्तन आ जाता है।
और देखा जाए तो वर्तमान में हमारे भारत में संविधान में जब आया तो लैंग्वेज भी वर्तमान में जब संविधान आया तो उस समय संविधान में लगभग 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और धीरे 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 कालांतर में 22 भाषाएं को शामिल की गई जो मुख्य रूप से भारत राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन ये मुख्य भाषाएं हैं। मुख्य भाषाओं के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे डायलेक्ट स्तर पर भी छोटे छोटे भाषाएं हैं भारत में, और ये सारी भाषाएं मिलकर भारत में लगभग 3000 सा भाषाएं आप कह सकते हैं। तो भाषाओं के स्तर पर भी विविधता देखने को मिलती है। भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी है। भाषा का स्वरूप ही यही होता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बातों को आप एक दूसरे को देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इसके लिए कहा सकता है कि भाषा आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। भारतीय समाज में 3000 से अधिक बोलियां तथा भाषाएं हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है राष्ट्र के स्तर पर देखा जाए, परंतु यदि दक्षिण भारत में देखें अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तमिलनाडु में तमिल भाषा है, आंध्र और तेलंगाना में तेलुगु भाषा है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है और केरला में मलयालम भाषा है। तो ये दक्षिण भारत में देखा जाए, और महाराष्ट्र में देखें मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं और अन्य जगहों पे कहीं पे उर्दू बोला जा रहा है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोल रहे हैं, आसाम में आसामीज़ बोल रहे हैं। तो पूरे भारत में अन्य प्रकार की भाषाएं हैं और हिंदी है, और हिंदी में भी कई भाषाएं टूटी हुई हैं। पंजाब के लोग पंजाबी बोल रहे हैं। तो ये भाषाओं का बहुत क्या है विविधतापूर्ण समाज है भारत। इसी प्रकार भारत में लगभग 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। तो समान रूप से 10 मील या 20 किलोमीटर कह सकते हैं, लगभग 18 किलोमीटर, लेकिन 20 किलोमीटर। सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषा बोली जाती है, परंतु भारतीय संविधान में लगातार बदलते हुए 15 भाषाओं का ही उल्लेख किया जाता है। 1992 में अन्य 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। इस प्रकार इन 18 भाषाओं का उल्लेख सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है और वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं, जैसे हिंदी में अवधी है, हिंदी के अंतर्गत ही बघेली है, भोजपुरी है, ब्रज है, बुंदेली आदि भाषाएं और अनेक बोलियां हैं। इस प्रकार हमारे देश व समाज में भाषागत विविधता भी बहुत है। जातीय विविधता के आधार पर देखें तो मुख्य रूप से आप जातीय विविधता के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं और ये शूद्र, 4 प्रकार के हमने समाज में जाति के आधार पर। बट वर्तमान में देखा जाए तो आज बहुत प्रकार से जातियों में क्या है, बहुत ही टूटा हुआ भाग है, जिसको हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं। भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी जो जन्मता न होकर कर्मणा होते थे। यदि वैदिक काल में जाएंगे तो आज से लगभग 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व जाएंगे तो वैदिक काल में शुरुआती दौर पे कर्म के आधार पर लोगों का उनकी जाति होती थी। ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ और पंडिताई करते थे, क्षत्रिय जो रक्षा का काम करते थे, और वैश्य जो कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक कामों से संलग्न थे, और शूद्र जो ऊपर के तीनों वर्गों को सहायता और उनके लिए काम करते थे। तो इस प्रकार से था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, जो आपके अंदर इसके अंदर की भी विविधता जो है कर्म मतलब कर्म के आधार पर ना होकर वो जन्म के आधार पे होने लगा कि यदि जो शूद्र का बेटा होगा वो शूद्र होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। तो ये जो एक बदलाव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आया। जाति विविधता हिंदू धर्म की देन है, परंतु ये विविधता सभी धर्मों में दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण जो कर्म के आधार पर जिनकी विविधता आई थी, वो
विद्वान होते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। अपने ज्ञान के आधार पर क्षत्रिय समाज और ऊपरी समाज राजाओं को सलाह देते थे और यज्ञ करने वाले होते थे। जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जो थे वो रक्षा करने वाला, अर्थात जैसे राजा हो, सैनिक हो, तो इन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय में रखा गया, क्षत्रिय वर्ग रखा गया। और जो वैश्य हैं, वो जो समूह होते थे, एक प्रकार से व्यापारी समूह कह सकते हैं आप। तो व्यापारी, सौदागर, खेत के मालिक, जमींदार इत्यादि होते थे। और चौथा वर्ग है वो है शूद्र वर्ग। ये शूद्र वर्ग जो है वो सेवक होता था, तीनों वर्गों की सेवा करता है। तो ये कर्म के आधार पे था, ये जो क्या था, कर्म के आधार पर। और आज हम देखते हैं कि जाति भेदभाव देश की राजनीति पर भी हावी हो गया है। चुनाव के समय सामान्य रूप से आप देखेंगे कि इस समय जातिवाद का काफ़ी उपयोग किया जाता है।